Hello guys, myself RD Saini. I welcome you on this YouTube channel JN Academy. हम लोग यहाँ सिविल इंजीनियरिंग की सॉइल मैकेनिक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। इससे पहले अब 3 वीडियो बना चुके हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हो तो पीछे के तीनों वीडियो जाकर देखिए, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिल सके। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इसमें कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है CU इक्वल टू D60 डिवाइड बाई D10। D60 और D10 का रेशियो होता है। ये D60 और D10 क्या होता है? D60 मतलब होता है कि 60% पार्टिकल इस डायमीटर से छोटे हैं। D10 का मतलब है कि 10% पार्टिकल इस डायमीटर से छोटे हैं। ये सिंपल सा मतलब होता है। D60 का मतलब क्या होता है कि 60% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस डाया। इसका मतलब है हिंदी में कि 60% पार्टिकल छोटे हैं, 60% पार्टिकल छोटे हैं इस डायमीटर से। सपोज D60 की वैल्यू है 10 mm, D60 की वैल्यू है मान लो 10 mm, तो इसका मतलब है कि जो 60% पार्टिकल है वो 10 mm से क्या है? छोटे हैं। 60% पार्टिकल 10 mm से छोटे हैं, ये मतलब है D60 का। और D10 मतलब 10% पार्टिकल इससे छोटे हैं, ये मतलब होता है D60 और D10 का। तो CU इक्वल टू D60 अपॉन में D10। तो CU की वैल्यू कहां पे काम में आती है? पार्टिकल साइज को डिस्ट्रीब्यूट करने में, कि पार्टिकल साइज पता करने में कि ये ग्रेवल है या सैंड है, उसके लिए CU की वैल्यू काम में आती है। अगर CU की वैल्यू 1 है, CU क्या है? D60 बाई D10। अगर CU 1 है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। अगर CU की वैल्यू 4 है, CU की वैल्यू 4 है तो उसको बोलेंगे ग्रेवल। अगर CU की वैल्यू 6 से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे सैंड। तो ये कहां पे काम में आता है? ये पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन जहां पे करते हैं वहां पे CU काम में आता है। CU की वैल्यू 1 है, इसका मतलब यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। CU की वैल्यू अगर 4 है या फिर 4 से ज्यादा मान लो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रेवल। अगर 6 से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सैंड। ठीक है, तो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन में ये CU की वैल्यू काम में आती है। अब नेक्स्ट अपना कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, CU की वैल्यू 4 या फिर 4 से ज्यादा। अगर 4 के बराबर है तो ग्रेवल, अगर 6 से ज्यादा है तो सैंड। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सेकंड है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC। देखो CU और CC का यूज क्या है? जब पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन करते हैं वहां पे इनका यूज है, CU और CC का, इसलिए अपन यहां पे इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो CC क्या होता है? CC होता है D30 स्क्वायर अपॉन में D60 इंटू D10। ये CC होता है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। D30, D60, D10 अपन देख चुके क्या होता है। D30 मतलब 30% पार्टिकल इस साइज से क्या है? छोटे, वो मतलब है D30। अगर CC की वैल्यू 3 के बराबर है या फिर इससे कम है, मतलब 1 से 3 के बीच में लाई कर रही है, तो उसको बोलते हैं अपन वेल ग्रेडेड सैंड या फिर वेल ग्रेडेड ग्रेवल। तो उसको बोलते हैं अपन वेल ग्रेडेड सैंड या वेल ग्रेडेड ग्रेवल। तो ये CU और CC
जो कोर्स सोइल है उसके क्लासिफिकेशन के अंदर काम में आता है कि अगर सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई कर रही है तो वेल ग्रेडेड सैंड है, अगर 1 से 3 के बीच में लाई कर रही है ग्रेवल के लिए तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। तो ये चीजें काम में आती है क्लासिफिकेशन करने में, कोर्स सोइल का क्लासिफिकेशन करने में चीज काम में आती है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पूछते हैं। सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करती है तो कौन सा ग्रेडेड होता है, वेल ग्रेडेड होता है या पुअरली ग्रेडेड होता है। अगर 1 से 3 के बीच में है तो वेल ग्रेडेड, अगर 1 से 3 के बीच में नहीं है, 1 से कम है या 3 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड सोइल, पुअरली ग्रेडेड। तो आपको ये माइंड में क्लियर रखना है, अगर 1 से 3 के बीच में सीसी आ रहा है मतलब वेल ग्रेडेड, 1 से 3 के बीच में नहीं है, 1 से छोटा है या 3 से ज्यादा तो पुअरली ग्रेडेड। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 100% क्वेश्चन बनता है। कंसिस्टेंसी किसको बोलते हैं अपन, तो पहले अपन समझेंगे कंसिस्टेंसी क्या होता है और उसकी अलग अलग स्टेज के अंदर सोइल की कंसिस्टेंसी को मेजर करते हैं, तो सारी चीजें अपन देखेंगे। कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल, सबसे पहले देखो कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कितना इजीली अपन किसी चीज को अपन डिफॉर्म कर सकते हैं, कितना इजीली अपन उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप में अपन परिवर्तन ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन होता है कंसिस्टेंसी का मतलब। अब कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कितना इजीली अपन उसको डिफॉर्म कर सकते हैं सोइल को। अब इसको अपन अलग अलग फेजेस के अंदर कैलकुलेट करते हैं कंसिस्टेंसी को। अलग अलग फेजेस का मतलब क्या है कि सोइल हो सकता है सॉलिड हो सकता है सोइल सेमी सॉलिड हो सकता है वो प्लास्टिक हो सकता है वो लिक्विड हो। तो अलग अलग फेजेस के अंदर अपन कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। तो देखिए कौन कौन सी कंसिस्टेंसी है उसको अपन देखते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल पढ़ेंगे तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल किन किन स्टेजेस के अंदर अपन पढ़ते हैं वो अपन देखना चाह रहे हैं। तो यहां पे देखिए ये कंसिस्टेंसी कर्व बना रहा हूं मैं, ये कंसिस्टेंसी कर्व बना रहा हूं। यहां पे क्या है वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे क्या है वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पे क्या है वाटर कंटेंट, एक्स एक्सिस पे क्या है वाटर कंटेंट। तो इस कर्व को समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व है। यह है WS श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। यहां पे सॉइल है सॉलिड, यहां पे सॉइल है सेमी सॉलिड, यहां पे है प्लास्टिक और यहां पे सॉइल क्या है लिक्विड। यह है श्रिंकेज लिमिट, इसको बोलते हैं WP प्लास्टिक लिमिट और यह है लिक्विड लिमिट। तो यह है कंसिस्टेंसी कर्व, ठीक है। यहां पे ये वॉल्यूम है, ये कौन सा वॉल्यूम है ड्राई वॉल्यूम, ये VP और ये लिक्विड लिमिट पे जो वॉल्यूम है उसको लिखा VL। देखो इस कर्व को ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट बढ़ाते जा रहे हो तो सोइल का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। वॉल्यूम अगर बढ़ता जा रहा है सोइल का तो उसकी जो मतलब उसको डिफॉर्म आप इसके बाद में इजीली आप उसको डिफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अपन वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वो चीज देखना चाह रहे हैं कि जो कंसिस्टेंसी है वो वाटर कंटेंट पे कैसे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट बढ़ाते जाओगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है और उसकी जो सॉइल की जो लोड लेने की जो कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब आप उसको इजीली डिफॉर्म कर सकते हो सॉइल को। तो यहां पे 3 लिमिट है, एक तो श्रिंकेज लिमिट, एक प्लास्टिक लिमिट और एक लिक्विड लिमिट। तो अपन क्या करते हैं इन चारों स्टेज के अंदर कंसिस्टेंसी चेक करते हैं सॉइल की। कौन कौन सी चारों स्टेज के अंदर, पहली स्टेज कौन सी है सॉलिड, पहली स्टेज कौन सी सॉलिड, दूसरी स्टेज कौन सी है सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, तीसरी स्टेज कौन सी है प्लास्टिक और सबसे लास्ट की कौन सी है लिक्विड, लिक्विड स्टेज। इसके अंदर अपन सॉइल की कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं चारों फेजेस के अंदर। तो अब एक बार इनको जल्दी से समझ लेते हैं कि लिक्विड लिमिट क्या है, श्रिंकेज लिमिट क्या है। तो देखो लिक्विड लिमिट क्या है, लिक्विड लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट है। इसके बाद में अगर आप वाटर कंटेंट बढ़ाओगे सॉइल के अंदर, पानी ऐड करोगे तो सॉइल फ्लो करने लग जाएगी, बहने लग जाएगी। मतलब ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल फ्लो करने की जस्ट टेंडेंसी दिखाता है, जस्ट स्टार्ट करता है फ्लो करना। और ये श्रिंकेज लिमिट क्या है,
ये श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट है, वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है कि यहां तक आप वाटर कंटेंट कितना ही बढ़ाओ, सॉइल का वॉल्यूम देखो सेम ही रहता है। वाटर कंटेंट यहां पे था, वॉल्यूम कितना था, वीडी था, आपने वाटर कंटेंट फिर बढ़ाया लेकिन वॉल्यूम अभी भी वीडी है, सीधी लाइन है, मतलब वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, तो WS तक वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। तो श्रिंकेज लिमिट क्या है, श्रिंकेज लिमिट वो मैक्सिमम लिमिट है वाटर कंटेंट की जहां तक सॉइल का वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होता है वाटर कंटेंट बढ़ाने पे। इसके बाद में आप वाटर कंटेंट बढ़ा दो, सॉइल का वॉल्यूम बढ़ता है। तो इसका मतलब जो श्रिंकेज लिमिट पर सेचुरेशन कितना होता है सॉइल का, एस की वैल्यू 1, यहां तक सॉइल पूरी सेचुरेट हो जाती है। इसके बाद मतलब वॉइड के अंदर पूरा का पूरा में क्या आ गया, वाटर आ गया। इसके बाद में अगर आप वाटर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज कर जाता है। तो उसके बाद में अपन देखते हैं ये, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट क्या होती है, अपन ने देख लिया कि ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जहां पे सॉइल फ्लो करने की टेंडेंसी रखती है। इसके बाद में इसके कौन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको किन किन मेथड है वो अपन देखेंगे। तो अब पढ़ते हैं अपन लिक्विड लिमिट। ये कंसिस्टेंसी कर्व है, अगर ये समझ में आ गया तो आगे की सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट को किससे लिखते हैं, WL से। तो लिक्विड लिमिट क्या होती है, लिक्विड लिमिट क्या होती है, मिनिमम वाटर कंटेंट। लिक्विड लिमिट क्या होती है, मिनिमम वाटर कंटेंट कि सॉइल जस्ट फ्लो कर जाए। तो एट दिस वाटर कंटेंट मैं WL लिख रहा हूं, एट दिस WL, एट दिस वाटर कंटेंट सॉइल स्टार्ट फ्लोइंग, मतलब इस वाटर कंटेंट पे सॉइल क्या करती है, फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो कौन कौन से मेथड है लिक्विड लिमिट निकालने के, वो मेथड अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड्स टू फाइंड लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट देखा क्या होती है। अब कौन कौन से मेथड है लिक्विड लिमिट निकालने के, तो वो मेथड अपन देखते हैं। तो सबसे जो पहला मेथड है लिक्विड लिमिट निकालने का, वो मेथड है अपना ए कैसे ग्रांडे मेथड। पहला मेथड है ए कैसे ग्रांडे मेथड। ए कैसे ग्रांडे मेथड बड़ा सिंपल सा मेथड है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक कप होता है, उस कप के अंदर सॉइल को अपन फिल करते हैं। ये ऐसा कप है एक, इस कप के अंदर अपन ने सॉइल को रखा। ठीक है, इस कप के अंदर सॉइल को रखा, इसके अंदर क्या करते हैं, सॉइल को बढ़ने के बाद में ग्रू कट कर देते हैं, मतलब सॉइल के बीच में ऐसा स्पेस बढ़ा देते हैं अपन, ऐसा स्पेस बढ़ा देते हैं। इस कप के अंदर सॉइल को अपन ने भरा है और इसको 1 सेंटीमीटर से, कितनी हाइट से, ये इंपॉर्टेंट है, 1 सेंटीमीटर हाइट से इसको अप डाउन करते हैं। 1 सेंटीमीटर हाइट से इसको अप डाउन करते हैं और ये काउंट करते हैं, ये गिनते हैं कि कितनी बार अप डाउन करने पर ये जो ये बीच की जगह थी ये मिल गए दोनों आपस में, ये जो ग्रू आपने कट करे थे ये आपस में मिल गए। तो वो अपन ब्लोज काउंट कर लेते हैं कि कितनी बार वो अप डाउन हुई है। ठीक है, तो वहां से अपन वाटर कंटेंट कैलकुलेट करते हैं। अब यहां से वाटर कंटेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन देखते हैं। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, मतलब एक कैसे ग्रांडे मेथड के हिसाब से कि आप लिक्विड लिमिट क्या होती है कि आप 25 बार अप डाउन करो इसको, इस कप को आप, जो ये कप है इस कप को आप 25 टाइम्स अप डाउन करो और उस टाइम अप डाउन करने पे जो वाटर कंटेंट सॉइल का था 25 टाइम अप डाउन करने पे ये ग्रू आपस में मिल गए और जिस वाटर कंटेंट में मिले ना ये, वो ये लिक्विड लिमिट है। वही क्या, n = 25 पे जो वाटर कंटेंट था सॉइल का ये दोनों मिल गए, तो W = वही क्या है, लिक्विड लिमिट है सॉइल की। तो इसके लिए अपन देखते हैं, तो बड़ा सिंपल सा, 1 सेंटीमीटर हाइट से अप डाउन करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है पहली चीज, तो ये पूछते हैं एग्जाम में। दूसरा, कितनी बार अप डाउन करते हैं, 25 टाइम, 25 बार उसको अप डाउन करेंगे। 25 बार अप डाउन करने पे अगर ये ग्रूव मिल रहे हैं तो जो वाटर कंटेंट सॉइल का था वही क्या है, वही लिक्विड लिमिट है। अब इसका अपन ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा बनता है, बड़ा सिंपल सा है, एक कैसे ग्रांडे मेथड, ए कैसे ग्रांडे मेथड। अब देखो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। इधर तो क्या है, वाटर कंटेंट, और इधर क्या है, लॉग के अंदर लेते हैं एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ब्लोज। एन क्या है, नंबर ऑफ ब्लोज। जितनी बार आपने उसको अप डाउन करा ना वो है, उसको लॉग के अंदर लेते हैं, क्योंकि एक एक्चुअल कर्व अपने को नहीं मिल पाता अगर लॉग में नहीं लेते, तो इसलिए इसको लॉग में लेते हैं। तो इसका कर्व कुछ ऐसा आता है। तो यहां पे सपोज वाटर कंटेंट कितना है, W2,
यहाँ पे वाटर कंटेंट कितना है W1। जब वाटर कंटेंट W2 था तो यहाँ पे log में वैल्यू कितनी है N2, यहाँ पे वैल्यू कितनी है log N1। लेकिन अपने को तो क्या निकालना है लिक्विड लिमिट, और लिक्विड लिमिट क्या होती है N इक्वल टू 25 पे जो वाटर कंटेंट सॉइल का वही क्या है लिक्विड लिमिट है। तो यहां पे मान लो ये log N इक्वल टू 25 है यहां पे, तो यहां का वाटर कंटेंट क्या है अपना लिक्विड लिमिट है, यहां का वाटर कंटेंट क्या है WL है। ठीक है, तो ये ग्राफ बना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस ग्राफ के स्लोप को फ्लो इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं फ्लो इंडेक्स, और इस कर्व को क्या बोलते हैं फ्लो कर्व, फ्लो कर्व इसको बोलते हैं फ्लो कर्व। अब इसका देखो जो स्लोप है, अब इसका स्लोप क्या है, स्लोप को निकालते हैं, सिंपल है स्लोप, किससे लिखते हैं इसको IF से। इसका स्लोप स्ट्रेट लाइन का सीधी रेखा क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सेम चीज वही कर रहे हैं। तो W2 माइनस W1 अपॉन में log N1 माइनस log N2, ये क्या है स्लोप है। इस स्लोप को क्या बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। ये इस सीधी रेखा का स्लोप है, इसको क्या नाम देते हैं अपन, इसको नाम देते हैं फ्लो इंडेक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला ध्यान मत रखो आप तो ये ध्यान रखो कि जो ये कर्व है इसका जो स्लोप है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लो इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स बोलते हैं उसको। और log 25 बार में 25 जो ब्लो N इक्वल टू वहां पे जो वाटर कंटेंट है वही सॉइल का क्या है, वही लिक्विड लिमिट है। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड अपना 1 पॉइंट मेथड, पहला मेथड था ये अपना, दूसरा मेथड है 1 पॉइंट मेथड, दूसरा मेथड है 1 पॉइंट मेथड। सेकंड मेथड है 1 पॉइंट मेथड, बड़ा सिंपल सा मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं है। WL इक्वल टू है W, ये इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है बस, इससे अपने को लिक्विड लिमिट निकालनी है। ये ध्यान रखना, फॉर्मूला ये पूछते हैं एग्जाम में, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछते हैं। x की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 0.1 होती है, n क्या है नंबर ऑफ ब्लोज, w क्या है वाटर कंटेंट जो सोइल का था उस टाइम। तो यहां से भी आप WL कैलकुलेट कर सकते हो। तो WL इक्वल टू W इंटू एन अपॉन में 25 की पावर x, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बिठा लेना, ये एग्जाम में पूछते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। WL इक्वल टू WN अपॉन में 25 की पावर x, x का यहाँ पे क्या वैल्यू होती है 0.1, ये 1 पॉइंट मेथड है। तीसरा मेथड है अपना लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करने का स्टैटिक कॉन पेनिट्रोमीटर मेथड, स्टैटिक कॉन पेनिट्रोमीटर मेथड, स्टैटिक कॉन पेनिट्रोमीटर मेथड, स्टैटिक कॉन पेनिट्रोमीटर, स्टैटिक कॉन पेनिट्रोमीटर मेथड। इसमें क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है ये, इसमें एक कोन होता है, एक कोन होता है, इस कोन का जो डायमीटर है वो कितना होता है 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डायमेंशन ये एग्जाम में पूछते हैं 5 सेंटीमीटर, और जो सेंट्रल एंगल है ये कितना होता है 31 डिग्री, और इसका जो वेट होता है कोन का वो रहता है 148 ग्राम। ये इसकी डायमेंशन और ये एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं। इसकी डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, सेंटर एंगल कितना है 31 डिग्री, और इसका वेट कितना है 148 ग्राम। जिस सॉइल का लिक्विड लिमिट निकाल रहे हैं अपन, उस सॉइल के ऊपर इसको रख देते हैं और देखते हैं कि जो कोन है वो कितनी हाइट तक उस सॉइल के अंदर जा रहा है। सपोज y mm तक जा रहा है, कितना जा रहा है y mm तक जा रहा है, तो वहां से एक इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, y की वैल्यू रखो और WL अपन को मिल जाता है। तो वो जो फॉर्मूला है वो ना तो कभी आया है और ना कभी आएगा। वो तो आपको क्या आता है एग्जाम में, इसकी डायमेंशन 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 31 डिग्री, और वेट कितना होता है 148 ग्राम। तो फॉर्मूला भी नहीं जाना है, आपको नहीं आता है ना, पे उसमें न्यूमेरिकल आता है ना फॉर्मूला, बस इसका ये पूछ सकते हैं। सेंट्रल एंगल कितना होता है कौन का 31 डिग्री, ठीक है, और इसकी डायमेंशन 5 सेंटीमीटर डाया 5 सेंटीमीटर हाइट, वेट कितना होता है 149 डिग्री। ये चीजें हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं, इसके बाद में है प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। इसको साथ ही पढ़ते हैं अपन, क्या है प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक लिमिट है कि अगर आप सोइल को लेके
3 mm डायमीटर का एक आप थ्रेड बनाते हो, एक धागा जैसा बनाते हो और उसको दोनों हथेली के बीच में रब करते हो, तो अगर कोई सरफेस क्रैक से रिलेट करते हैं इसको, तो कितना डायमीटर का एक थ्रेड बनाते हैं? 3 mm डायमीटर का एक थ्रेड बनाते हैं प्लास्टिक लिमिट को निकालने के लिए। तो सरफेस क्रैक्स जो है वो जस्ट अगर एपियर हुए उसके ऊपर, तो वो बोल देते हैं कि वो जो लिमिट है वो कौन सी लिमिट है, उसकी जो वाटर कंटेंट है वो क्या है, उसमें प्लास्टिक लिमिट है। ठीक है, उसके बाद में अपना श्रिंकेज लिमिट जो है, श्रिंकेज लिमिट ये अपन ने देखा है, श्रिंकेज लिमिट अभी जो अपन ने कर्व देखा था पीछे, जो कर्व देखा था उस कर्व में अपन ने देखा था कि श्रिंकेज लिमिट क्या है, ये वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, ये WS, ये श्रिंकेज लिमिट WS। तो श्रिंकेज लिमिट क्या है, ये वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, यहां तक सोइल का वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब अगर वाटर कंटेंट यहां पे था तो भी वॉल्यूम इतना है, वाटर कंटेंट यहां तो भी वॉल्यूम इतना ही है, और वाटर कंटेंट बढ़ा के आपने इतना कर दिया तो भी वॉल्यूम क्या है, इतना ही है। तो मतलब श्रिंकेज लिमिट क्या है कि ये वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है जहां तक सोइल का वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, ये है श्रिंकेज लिमिट। इसके बाद में तो श्रिंकेज लिमिट अगर मैं लिखना चाहूं एक लाइन में तो क्या लिखूं, तो ये इसको क्या लिखूं, मैक्सिमम वाटर कंटेंट अप टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल डजंट चेंज। अगर हिंदी में लिखना चाहूं मैं इसको तो क्या लिखूंगा कि अधिकतम वाटर कंटेंट है, अधिकतम जलांश है। हिंदी में इसी चीज को कैसे, अधिकतम जलांश जहां तक आयतन नहीं बदलता है, जहां तक आयतन नहीं बदलता है, तो ये क्या हो गई, श्रिंकेज लिमिट हो गई है। तो प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट और लिक्विड लिमिट तीनों अपन पढ़ चुके हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और ये इजीली समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। श्रिंकेज लिमिट के लिए अगर अपन फॉर्मूला देखना चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, श्रिंकेज लिमिट पर एस इक्वल टू कितना है यहां पे, मतलब एस इक्वल टू 1 है यहां पे, तो एस इक्वल टू क्या है, WG। एस आपने क्या रख दिया, 1, एस 1 है यहां पे, तो इस लिमिट पे जो वाटर कंटेंट है W इक्वल टू E/G, यही क्या है, यही तो श्रिंकेज लिमिट है, WS। तो ऐसे आप इजीली श्रिंकेज लिमिट निकाल सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि श्रिंकेज लिमिट पे सैचुरेशन कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, इसका एक और फॉर्मूला है, वैसे अगर आप लिखना चाहो तो कर सकते हो, कोई बहुत वो नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपका कि WS इक्वल टू, मान लो किसी सॉइल का जो स्टार्टिंग में मॉइस्चर है कितना है, W1 है, उसके बाद में अपन ने क्या करा, उसमें उसको ड्राई करा है, फिर उसके बाद में उसका वेट लिया है, तो उसके लिए भी अपन ऐसे निकालते हैं MS, जो कि बिल्कुल भी काम का नहीं है ये, है ना, बस इतना ध्यान रखो जो S इक्वल टू WG। इसके बाद में श्रिंकेज लिमिट अपनी कंप्लीट है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है, किसी भी सॉइल में के वॉल्यूम में कितना चेंज आया है। सपोज किसी सॉइल का जो वॉल्यूम है ना स्टार्टिंग में कितना है, VI है, आपने उसको ड्राई कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया, VD। ठीक है, ये चेंज हो गया वॉल्यूम में अगर आपने ड्राई कर दिया तो ये चेंज किसके रेस्पेक्ट में, अगर ड्राई वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अगर आप निकाल रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। किसी भी सॉइल को ड्राई करा आपने तो उसकी वॉल्यूम में कितना चेंज आया विथ रेस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, जब सॉइल एकदम ड्राई है, एकदम सूखी है, उसके रेस्पेक्ट में उसकी वॉल्यूम में कितना चेंज आया वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है। इसके बाद में है अपना डिग्री ऑफ श्रिंकेज। इसके बाद में क्या है, डिग्री ऑफ श्रिंकेज। डिग्री ऑफ श्रिंकेज को किससे लिखते हैं, शॉर्ट में डीओस लिखा मैंने। देखो डिग्री ऑफ श्रिंकेज क्या है, सेम वही चीज है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज जैसी। तो डीओस क्या होता है, सपोज किसी सॉइल का स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था VI, उसको ड्राई कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया VD। तो चेंज जो हुआ ना पहले तो किसके रेस्पेक्ट में, ड्राई वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में था, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बोला। अगर अपन उसके चेंज को देख रहे हैं स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम था उसके रेस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं डिग्री ऑफ श्रिंकेज। तो यही डिफरेंस है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज में किसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम चेंज देखते हैं, ड्राई वॉल्यूम, और डिग्री ऑफ श्रिंकेज, जो डिग्री ऑफ श्रिंकेज है उसमें विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल, स्टार्टिंग में क्या वॉल्यूम था।
वो अपन देखते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पूछ लेते एग्जाम में कभी कभार कि डिग्री ऑफ से अगर श्रिंकेज है, तो डिग्री ऑफ श्रिंकेज अगर मान लो 5 से कम है तो उस सॉइल को क्या बोलेंगे, 10 से कम है, 10 से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, ये एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं अपन। अगर डिग्री ऑफ श्रिंकेज, डिग्री ऑफ श्रिंकेज मतलब डीओएस, ठीक है, यहां पे ये डीओएस, अगर इस डीओएस की वैल्यू, इस डीओएस की वैल्यू डिग्री ऑफ श्रिंकेज अगर 5% से भी कम है, मतलब उसमें श्रिंकेज 5% से भी कम हो रहा है, तो अपने को तो ऐसी सोइल चाहिए जिसमें श्रिंकेज बहुत कम हो, स्वेलिंग भी बहुत कम हो, वो सोइल ज्यादा अच्छी है अपने लिए, उस सोइल पे स्ट्रक्चर ज्यादा दिनों तक रहेगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ श्रिंकेज अगर 5 सेंटीमीटर से भी कम है तो उस सोइल को क्या बोलेंगे, गुड सोइल, अच्छी सोइल है ये। 5% से भी कम उसमें श्रिंकेज हो रहा है मतलब अच्छी सोइल है। अगर 5% से 10% हो रहा है तब उसको बोलेंगे ठीक है, मीडियम गुड है, तो उसको क्या नाम देंगे अपन, मीडियम गुड। अगर जो श्रिंकेज है वो अगर 10% से 15% के बीच में हो रहा है, ठीक है, तो उसको अपन क्या नाम देंगे, पुअर सोइल, खराब सोइल हो। अगर 15% से भी ज्यादा है ना तो उसको बोलेंगे तो बहुत ही ज्यादा खराब है, तो उसके बाद में क्या बोलेंगे, वेरी पुअर सोइल, वेरी पुअर सोइल। तो ये ध्यान रखो, 5% से कम है मतलब अच्छी है, 15 से ज्यादा जा रही है मतलब बहुत ज्यादा खराब है। तो ये डिग्री ऑफ श्रिंकेज अपन ने देखा है। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, सोइल के वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है, ठीक है, वो अपन देख रहे हैं। मतलब सपोज स्टार्टिंग में सोइल का वॉल्यूम कितना था, वी, आपने ड्राई कर दिया वीडी और वीडू, ये चेंज आया है किसके रेस्पेक्ट में, ड्राई वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, है ना। लेकिन इसके साथ में वाटर कंटेंट कितना चेंज हो रहा है वो, तो W1 स्टार्टिंग में था और मान लो आपने थोड़ा वो ड्राई करा तो कितना हो गया WS। तो अगर आप वाटर कंटेंट के चेंजेस के साथ में अगर आप चेंज देख रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, श्रिंकेज रेशियो। ऊपर वाली टर्म क्या है, ऊपर वाली टर्म वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज ही तो है जो भी अपन ने देखा था। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऊपर वाली टर्म क्या है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज अपॉन में W1 माइनस WS, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो मतलब अगर वाटर कंटेंट के रेस्पेक्ट में अगर अपन चेंज की बात कर रहे हैं तो उसको अपन क्या नाम देंगे, श्रिंकेज रेशियो। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसको आई से लिखते हैं, आईपी से, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इसको लिखते हैं आईपी से, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी। देखो आईपी क्या दिखाता है, आईपी दिखाता है उसके अंदर कितना स्वेलिंग और श्रिंकेज हो रहा है सोइल के अंदर, ये दिखाता है आईपी। तो इसका मतलब ज्यादा अगर फाइन सोइल रहती ना तो उसका श्रिंकेज और स्वेलिंग बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर फाइन सोइल है तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ज्यादा होता है, अगर कोर्स सोइल है तो स्वेलिंग श्रिंकेज कम होता है। तो इसलिए आईपी जो, अगर ग्रेवल की बात करते हैं तो ग्रेवल का आईपी क्या होता है, लगभग 0 होता है, और अगर वही क्ले की बात करते हैं तो आईपी बहुत ज्यादा जाता है। आईपी के बेसिस पे प्लास्टिसिटी कैसे अपन क्लासिफाई करते हैं सोइल की, सोइल की आईपी और सोइल की प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी ऑफ सोइल की, सोइल कितनी ज्यादा प्लास्टिक है। अगर आईपी की वैल्यू अगर 7 से कम आती है, आईपी की वैल्यू क्या आ रही है, अगर मान लो 7 से कम आ रही है तो उसको बोलते हैं कि बहुत कम प्लास्टिक हो, स्लाइट प्लास्टिक, उसको क्या बोलेंगे, स्लाइटली प्लास्टिक, बहुत कम प्लास्टिक। अगर आईपी की वैल्यू 7 से 17 के बीच में आ रही है, 7 से 17 के बीच में अगर आईपी की वैल्यू आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, मीडियम प्लास्टिक, उसको क्या बोलते हैं इसी सॉइल को, मीडियम प्लास्टिक। अगर आईपी की वैल्यू 17 से ज्यादा जा रही है तो इसका मतलब वो क्या है, वो प्लास्टिक है, अच्छी खासी प्लास्टिक है, हाईली प्लास्टिक है, तो उसको बोलेंगे अपन हाईली प्लास्टिक, ठीक है, हाईली प्लास्टिक। तो अपन ने देखा इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेवल,
और सेंड के लिए आईपी कितना होता है 0। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो। अगर 7 से कम है तो स्लाइटली प्लास्टिक है, 17 से ज्यादा तो बहुत ज्यादा प्लास्टिक है। तो ये चीजें देखो, इसमें अगर आप याद रखने का तरीका क्या होता है, सबसे कम और सबसे ज्यादा की वैल्यू को आप ध्यान में रखो तो और चीजें अपने आप ही माइंड में आ जाती है। सबसे कम 7 से कम स्लाइटली प्लास्टिक, 17 से ज्यादा बहुत ज्यादा हाईली प्लास्टिक। तो आईपी क्या होता है, आईपी को अब देख लेते हैं अपन क्या होता है, WL माइनस WP। आईपी क्या होता है, WL माइनस WP, इन दोनों का माइनस वो होता है आईपी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये मैंने बता दिया कि आईपी क्या दिखाता है, आईपी दिखाता है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज को। तो आईपी को आप ध्यान रखना, आईपी होता है WL माइनस WP, ये पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, इसको IS से लिखते हैं, IS इक्वल टू WP माइनस WS। प्लास्टिक लिमिट पे जो वाटर कंटेंट है और जो श्रिंकेज लिमिट पे जो वाटर कंटेंट है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, श्रिंकेज इंडेक्स बोलते हैं। और ये श्रिंकेज इंडेक्स क्या दिखाता है, ये श्रिंकेज इंडेक्स दिखाता है सेमी सॉलिड स्टेज। क्या दिखाता है ये, सेमी सॉलिड स्टेज, या फिर यह कह लो कि सेमी सॉलिड स्टेज पे जो सॉइल की कंसिस्टेंसी होती है उसको कौन दिखाता है, उसको दिखाता है श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स दिखाता है सेमी सॉलिड स्टेज में कंसिस्टेंसी जो होती है सॉइल की, उसको दिखाता है श्रिंकेज इंडेक्स। इसके बाद में है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। देखो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, ये क्या करता है कि सॉइल की जो सीयर स्ट्रेंथ है ना, उसका कंसिस्टेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा वो चीज को दिखाता है। जो श्रिंकेज इंडेक्स है वो दिखाता है, ठीक है, कि जो सीयर स्ट्रेंथ है सॉइल की उस पर कंसिस्टेंसी का क्या फर्क पड़ेगा सॉइल की, वो दिखाता है। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स ज्यादा आता है तो मतलब सॉइल ज्यादा, सॉइल की सीयर स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। तो मैं इसको लिख दूं मोर कंसिस्टेंसी इंडेक्स, मोर कंसिस्टेंसी इंडेक्स, मोर कंसिस्टेंसी इंडेक्स, मोर सीयर स्ट्रेंथ। मोर कंसिस्टेंसी इंडेक्स, जितनी कंसिस्टेंसी इंडेक्स होगी उतनी ज्यादा सीयर स्ट्रेंथ अपने को मिलेगी। अब कंसिस्टेंसी इंडेक्स के को कैसे लिखते हैं, IC इक्वल टू WL माइनस WN अपॉन में IP। IC इक्वल टू WL माइनस WN अपॉन में IP। तो WL माइनस WN अपॉन में IP क्या है, WL माइनस WP। ये दिखाता है क्या, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अगर IC की वैल्यू मान लो नेगेटिव में आ रही है, ठीक है, इसका मतलब उस सॉइल की सीयर स्ट्रेंथ कुछ है ही नहीं, बहुत कम सीयर स्ट्रेंथ है, ठीक है, लो सीयर स्ट्रेंथ, लो सीयर स्ट्रेंथ। और अगर IC की वैल्यू मान लो 5 से ज्यादा आ रही है किसी सॉइल की, इसका मतलब सीयर स्ट्रेंथ क्या है, अच्छी है, गुड सीयर स्ट्रेंथ, गुड सीयर स्ट्रेंथ। तो मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स से आप कंपेयर कर सकते हो दो सॉइल को। अगर आप दो सॉइल लिया आपने, सॉइल ए सॉइल बी, अगर मान लो इस सॉइल की कंसिस्टेंसी इंडेक्स ज्यादा है मतलब ये ज्यादा सीयर लेगी, इसकी सीयर स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा अच्छी इसके कंपैरिजन में, तो ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स दिखाता है। इसके बाद में आता है लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स कुछ नहीं होता, लिक्विडिटी इंडेक्स कंसिस्टेंसी इंडेक्स का उल्टा होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का उल्टा होता है लिक्विडिटी इंडेक्स। तो लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, उसका अपोजिट, मतलब वो अगर ज्यादा था तो सीयर स्ट्रेंथ भी ज्यादा थी, लेकिन अगर लिक्विडिटी इंडेक्स ज्यादा है तो उसका अपोजिट है, मतलब सीयर स्ट्रेंथ क्या है, कम है। बस इतना ध्यान रखो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है लिक्विडिटी इंडेक्स का, IL का WN माइनस WP अपॉन में IP। तो WN माइनस WP, IP क्या होता है, IP होता है WL माइनस WP, ठीक है। तो यहां पे IL है, ये तो IC और IL है, दोनों मिला के कितना होता है, 1 होता है, दोनों मिला के 1 होता है, ठीक है। ये क्या, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स अगर ज्यादा, सीयर स्ट्रेंथ ज्यादा, लिक्विडिटी इंडेक्स ज्यादा, सीयर स्ट्रेंथ कम, ठीक है। क्योंकि अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो IC कम हो जाएगी, सीधी सी बात है, दोनों का सम कितना है, 1 है। तो समझ में आई लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है। टफनेस इंडेक्स, इसको लिखते हैं IT से, टफनेस इंडेक्स IT। टफनेस इंडेक्स क्या बताता है, ये क्या बताता है, IT क्या होता है, IP अपॉन में IF, इन दोनों का रेशियो होता है। टफनेस इंडेक्स क्या होता है, IP अपॉन में IF, ठीक है। IF क्या है, फ्लो इंडेक्स, जो अपन ने देखा था, जो कर्व का स्लोप था ना, वो IF है।
तो IT दिखाता क्या है, यह दिखाता है सोइल की शियर स्ट्रेंथ, कहां पे, प्लास्टिक लिमिट पे। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल, ये क्या दिखाता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल एट प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट पे सोइल की शियर स्ट्रेंथ कितनी है, वो कौन दिखाता है, वो टफनेस इंडेक्स दिखाता है। और टफनेस इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, ये 0 से 3 के बीच में लाई करती है। इसकी वैल्यू 0 से 3 के बीच में टफनेस इंडेक्स की वैल्यू लाई करती है। तो टफनेस इंडेक्स क्या होता है, IT इक्वल टू IP अपॉन में IF। ये क्या बताता है, प्लास्टिक लिमिट पे, प्लास्टिक लिमिट पे या प्लास्टिक स्टेज में सोइल की शियर स्ट्रेंथ कितनी है, वो दिखाता है। डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी, ये क्या होती है, मतलब अगर सोइल की आप रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाह रहे हो या फिर डेंसिटी इंडेक्स निकालना चाह रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या करते हैं अपन, सोइल की एकदम लूज कंडीशन में वॉइड रेशियो निकालते हैं और एकदम डेंस कंडीशन में सोइल वॉइड रेशियो निकालते हैं, फिर वहां से अपन क्या ID कैलकुलेट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी इंडेक्स। तो ID क्या होता है, ID होता है E मैक्स माइनस E अपॉन में E मैक्स माइनस E मिनिमम मल्टीप्लाई बाई 100। मैक्सिमम वॉइड रेशियो कब मिलेगा, जब सोइल क्या हो, लूज हो। मिनिमम वॉइड रेशियो कब मिलेगा, जब सोइल क्या हो, डेंस हो। तो इसको बोलते हैं, यह है ID। और इसको अपन डेंसिटी की टर्म में भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन में गामा D। मैक्सिमम मिल रहा है, इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम, माइनस 1 अपॉन में गामा D, गामा D मिनिमम माइनस 1 अपॉन में गामा D मैक्सिमम। तो डेंसिटी की टर्म में भी अपन इसको लिख सकते हैं, डेंसिटी की टर्म में भी लिख सकते हैं और वॉइड रेशियो की टर्म में भी अपन इसको लिख सकते हैं। ये डेंसिटी इंडेक्स हो गया। इसके बाद के अंदर है थिक्सोट्रोपी। क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। अगर कोई भी सोइल है, अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, अगर आपने उसमें डिस्टर्बेंस कर दिया कुछ, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाती है। सोइल बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, अगर आपने उसको उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो सोइल की अब स्ट्रेंथ कम हो गई, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में वो वापस से अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेती हो, तो जो ये टाइम के साथ में स्ट्रेंथ गेन कर लेती है ना सोइल, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं थिक्सोट्रोपी। अगर सोइल को आपने डिस्टर्ब कर दिया, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन टाइम के साथ में धीरे धीरे वो, जैसे यहां से स्ट्रेंथ यहां पे आ गई, लेकिन वो फिर से धीरे धीरे गेन कर लेगी, यहां पहुंच गई, फिर डिस्टर्ब करा आपने, फिर यहां पहुंच गई, तो धीरे धीरे वो गेन करती जाती है, लेकिन ओरिजिनल जितनी उसकी स्ट्रेंथ थी वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो ये देखते हैं अपन, सपोज यहां था, यहां से आपने क्या करा, सोइल को डिस्टर्ब करा, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, ये धीरे धीरे क्या कर लेगी, गेन कर लेगी, फिर आपने डिस्टर्ब करा, ये इस टाइप से, मतलब स्ट्रेंथ सपोज इतनी थी, आपने डिस्टर्ब कर दिया बिल्कुल, फिर ये धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेगी, फिर से आपने डिस्टर्ब करा, स्ट्रेंथ गई, फिर से डिस्टर्ब करा, फिर से गेन कर लिया इसने। तो ये जो प्रॉपर्टी है वापस गेन करने की, इसी को बोलते हैं थिक्सोट्रोपी। तो थिक्सोट्रोपी को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ गेन करने की जो प्रॉपर्टी है वही क्या है, वही थिक्सोट्रोपी है। देखो सेंसिटिविटी कुछ भी नहीं होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, अगर आपने सोइल को डिस्टर्ब कर दिया तब आप उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हो, और एक आप डिस्टर्ब नहीं करा आपने, अनडिस्टर्ब सोइल है, उसकी अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसी को रेशियो को बोलते हैं अपन सेंसिटिविटी। मतलब सेंसिटिविटी क्या होती है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कब, रीमाउल्डेड, और ये क्या होती है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कब, जब सोइल कैसी है, अनडिस्टर्ब्ड सोइल है। ये अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये क्या है, ये शियर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में अपन देखेंगे। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कब, रीमाउल्डेड कंडीशन में, जब उसने वापस से गेन कर लिया, और एक जब उसको डिस्टर्ब ही नहीं करा आपने, तब उसकी जो स्ट्रेंथ है, उन दोनों का रेशियो क्या दिखाता है, सेंसिटिविटी दिखाता है। सेंसिटिविटी होती है एस टी इक्वल टू अनडिस्टर्ब्ड अपॉन में
रीमाउल्डेड, मतलब सोइल की जो स्ट्रेंथ, मतलब मैं इसको लिख रहा हूं यूसीएस, मतलब अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कब? जब सोइल कैसी है? अनडिस्टर्ब्ड है, जब सोइल को आपने डिस्टर्ब नहीं करा है। और अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कब? जब सोइल को क्या कर दिया आपने? डिस्टर्ब कर दिया है, उसके बाद में उसने कितनी स्ट्रेंथ गेन करी है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो देखते हैं अपन सेंसिटिविटी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। अगर सेंसिटिविटी एसटी है, अगर मान लो 1 से कम आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन सेंसिटिविटी सोइल। ठीक है, मतलब 1 से कम आ रही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा उसको डिस्टर्ब करने पे, मतलब ठीक ठाक सोइल है अपनी। अगर मान लो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, सपोज 16 से भी ज्यादा आ रही है, तो उसको बोलते हैं हाईली सेंसिटिविटी सोइल। हाईली सेंसिटिव सोइल, तो उसको क्या बोलते हैं? हाईली सेंसिटिव सोइल। हाईली सेंसिटिव सोइल बोल दो, या फिर इसको एक और नाम दे दो, अनडिस्टर्ब्ड सोइल। इसको क्या बोलिए? एक और, डिस्टर्ब्ड सोइल। तो ये सेंसिटिविटी होती है। तो सेंसिटिविटी क्या होती है? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रेशियो, जब अनडिस्टर्ब्ड है अपॉन में रीमाउल्डेड है, ये होती है सेंसिटिविटी। एक्टिविटी किससे लिखते हैं? आईसी से। देखो एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी होती है आईपी अपॉन में सी। देखो एक्टिविटी दिखाती क्या है? एक्टिविटी दिखाती है सोइल की, ये भी श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टी को दिखाती है। ये होता है क्ले के लिए एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन, क्ले के लिए लिखते हैं इसको। तो एक्टिविटी क्या होती है? आईपी अपॉन में सी। आईपी क्या है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। आईपी क्या है यहां पे? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। आईपी है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और ये सी क्या है? सी है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल फाइनर देन 0.002 mm, मतलब 0.002 mm से छोटी साइज के पार्टिकल है ना सोइल में, वो कितना परसेंटेज अवेलेबल है, वो और प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इन दोनों का रेशियो क्या दिखाता है? एक्टिविटी। तो एक्टिविटी देख लेते हैं। अगर किसी सोइल की जो एक्टिविटी है और टाइप ऑफ सोइल में क्या रिलेशन होता है, इसको अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी सोइल की एक्टिविटी 0.25 से भी कम है तो उस सोइल को बोलते हैं नॉन एक्टिव। अगर किसी सोइल की एक्टिविटी 0.25 से 1.25 के बीच में है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल एक्टिव। अगर किसी सोइल की एक्टिविटी 1.25 से भी ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाईली एक्टिव सोइल। हाईली एक्टिव मतलब उसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग एंड श्रिंकेज है। तो हाईली एक्टिव जो सोइल है ना, वहां पे अपने को स्ट्रक्चर बनाते नहीं है, फाउंडेशन नहीं देते हैं। अगर फाउंडेशन देनी है तो अंडर रीम्ड पाइल देते हैं, जो अपन फाउंडेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी और टाइप ऑफ सोइल 0.25 से कम है मतलब नॉन एक्टिव, 1.25 से भी ज्यादा जा रही है मतलब हाईली एक्टिव। इसके बाद में है कोलैप्सिबिलिटी, दिखाती है कि किसी भी सोइल में बिना कोई लोड लगाए वाटर कंटेंट के अंदर अपन चेंज कर रहे हैं और उसका वॉल्यूम बदल रहा है या उसकी हाइट में चेंज आ रहा है, वो दिखाती है कोलैप्सिबिलिटी। मतलब वाटर कंटेंट सेम ही है, वो सॉरी लोड सेम ही है, लेकिन वाटर कंटेंट को आप बदल रहे हो, मतलब वाटर कंटेंट बदलने से ही वो डिफॉर्म हो जा रही है। तो वो कौन दिखाता है? कोलैप्सिबिलिटी। मतलब जैसे मान लो ये सॉइल है, आपने वाटर कंटेंट बढ़ा दिया तो ये गिर के इतनी आ गई, तो इसकी हाइट में कितना चेंज आ गया? मान लो ये डेल्टा है, चेंज हो गया। पहले हाइट कितनी थी? ये एच नोट थी। तो कोलैप्सिबिलिटी क्या होती है? कोलैप्सिबिलिटी होती है डेल्टा एच अपॉन में एच नोट, अगर हाइट के टर्म में लिखे। अगर वॉल्यूम की टर्म में लिख रहे हैं तो डेल्टा वी अपॉन में वी नोट, या अगर वॉइड रेशियो की टर्म में लिख रहे हैं तो डेल्टा ई अपॉन में 1 प्लस ई नोट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ एग्जाम में कितनी बार। ठीक है, तो ये अपन ने कंप्लीट प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल के बारे में और जो भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल थी वो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि अगले वीडियो के अंदर मैं उस चीज को मेंशन कर सकूं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मेरा है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।